नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के एग्जिट पोल ने उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की नींद। और दोस्तों आपको बताएंगे कि गोदी मीडिया जो चला रहा है, नतीजे उसके बिल्कुल अलग होंगे और प्रचंड बहुमत से तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है और भाजपा की नींद 2 मई को उड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी और भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि भाजपा की हार का कारण क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के सभी चरणों के मतदान हो चुके हैं और इसी बीच जब एग्जिट पोल आया तो गोदी मीडिया ने वही काम किया जिसके लिए उसको पेमेंट मिलती है, जिसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है। लेकिन दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे वाले दिन यानी कि 2 मई को लगने वाले हैं। वहीं ये खबर बेहद खुशखबरी वाला है टीएमसी के लिए। तृणमूल कांग्रेस की दोबारा पश्चिम बंगाल में बिना किसी समस्या के सरकार बनने जा रही है। और आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस जो चुनाव में लगातार कहती आई है कि सरकार बनने के बाद हम गद्दारों का इलाज करेंगे, उस पर भी यहां पर विचार कर सकती है तृणमूल कांग्रेस कि सरकार बनने के बाद उन नेताओं का क्या किया जाए जिसको ममता बनर्जी गाहे बगाहे गद्दार बताती आई हैं। और उनके लिए यहां पर यह देखना जरूरी होगा कि 2 मई को जब वो बहुमत से जीतती हैं तो कितना ज्यादा प्रचंड बहुमत तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मिलता है। दोस्तों ये स्थिति 2 मई को ज्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन आज जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वो सच नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। और विश्वसनीय सूत्रों की बात माने तो 2 मई को नतीजे कुछ और होंगे और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी जा चुकी होगी। दोस्तों बाकी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को बड़ा नुकसान बंगाल में होने ही वाला है तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और लाइक किए बिना वीडियो को आगे मत बढ़िएगा। दोस्तों रुक कर तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असम एग्जिट पोल रिजल्ट 2021 क्या ढह जाएगा पूर्वोत्तर में बीजेपी का पहला किला? असम में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा। जी हां दोस्तों, मार्च अप्रैल के महीने में 3 चरण में हुए असम में सभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में असम से कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से करीब 4% आगे है। अगर यह सीटों में तब्दील होता है तो राज्य में इस बार कमल का खिलना मुश्किल। वर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि असम में बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कुल 41.70% वोट मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पाले में कुल 45.50% वोट गए हैं, लेकिन वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वे में सीट को लेकर जो अनुमान है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। पूर्ण बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। सत्ता पाने के लिए किसी दल या गठबंधन को कम से कम 64 सीटों की जरूरत होगी। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट एग्जिट पोल के अनुमान में बताया गया है कि असम में एनडीए गठबंधन को 126 में से 59 से 69 सीटें मिल सकती है, जबकि गठबंधन को 55 से 65 सीटें मिलने के आसार है। अगर सर्वे के अनुमान नतीजे में बदलते हैं तो बीजेपी के पास असम की गद्दी बरकरार रहेगी। 80% अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को। एग्जिट पोल के अन्य पहलुओं पर बात करें तो अल्पसंख्यकों का करीब 80% वोट यूपीए को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं एनडीए के पाले की मात्र 13.13% जा रहे हैं। SC/ST समुदाय के 53.90% वोट एनडीए को और 31.90% वोट यूपीए को प्राप्त हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार महिलाओं और पुरुषों ने भी एनडीए के मुकाबले यूपीए के पक्ष में ज्यादा मतदान किया है। सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को पुरुषों के 41.30 और महिलाओं के 42.10% वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि यूपीएम को मिले पुरुष और महिला वोट का प्रतिशत 44.60 व 46.2। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया केंद्र सरकार पर वार, कहा कोरोना पर चर्चा बंद करो, केवल चुनाव पर चर्चा करो। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वायरस की दूसरी लहर ने देश की हालत गंभीर बना दी है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के साथ ही देश में अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन के अभाव में होती मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन न मिलने पर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी संकट के बीच अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब साहेब की मानेंगे या इंसानियत की। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से केंद्र पर तंज कसते हुए कहा, आज साहेब यानी केंद्र का टीवी चैनलों को नया फरमान आया है
कोविड-19 पर चर्चा बंद करो, ऑक्सीजन की कमी पर चर्चा बंद करो, रेमडेसिविर पर चर्चा बंद करो, टोकेलिजुमाब नहीं है, चर्चा बंद करो, अस्पताल में खत्म हो रहे बेड पर चर्चा बंद करो, केवल चुनाव पर चर्चा करो। अब सब साहेब की मानेंगे या इंसानियत की। मालूम हो कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सुरजेवाला ने खुद को ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि आज सुबह मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं। बीते 5 दिनों में जो कोई भी मेरे संपर्क में आया हो वह खुद को आइसोलेट कर ले और जरूरी सावधानी बरते। वहीं दूसरी तरफ देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,69,257 लाख नए मामले दर्ज किए गए और देश ने 3,645 मौतों की संख्या भी दर्ज की। नई रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,83,76,524 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में आए नए आंकड़ों के साथ ही अब तक मरने वालों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वकील की बात सुन सुप्रीम कोर्ट के जज ने रख लिया सिर पर हाथ, कहा कोरोना से हालात बहुत बुरे हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की सभी सुनवाई डिजिटल तरीके से हो रही है। गुरुवार दोपहर की वीडियो के जरिए जस्टिस यूयू ललित मामले की सुनवाई की तैयारी के लिए सभी वकील बहस की तैयारी कर रहे थे। तभी वकील कैलाश वासुदेव ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट मालविंदर मोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है और अस्पताल में एडमिट होने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। वकील की ये बात सुनते ही जस्टिस यूयू ललित ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि आजकल बहुत मुश्किल है किसी को अस्पताल में दाखिल करना। उन्होंने कहा कि स्थितियों का बुरा हाल है, अस्पताल में एडमिट होने और दवा लेने के लिए वो लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद वकील कैलाश वासुदेव ने कोर्ट को बताया कि कैसे लोग अस्पताल में एडमिट होने और ऑक्सीजन और दवा लेने के लिए परेशान हैं। इस मामले में वकील मीनाक्षी अरोरा भी बहस के लिए शामिल हुई थी। उन्होंने बताया कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मामले में सलाहकार नियुक्त किया है, इसलिए उन्होंने देश भर के डॉक्टर और एक्सपर्ट की बात की है। क्या करना है और कैसे हालात को संभाला जाएगा किसी को नहीं पता। मीनाक्षी अरोरा ने कहा कि किसी भी एक्सपर्ट को पता नहीं है कि क्या करना है और कैसे हालात को संभाला जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस से पूरे देश का हाल खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत पर उठाए थे सवाल। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े हालात पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से महामारी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं इसका जवाब मांगा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम चुप तो नहीं बैठ सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री के भतीजे ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा हकीकत जानना है तो शमशान पर जाएं नेता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोनू ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किया है। आपको बता दें कि मोनू भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र हैं। भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। पटेल ने फेसबुक में दुख जताते हुए लिखा है कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। नेताओं को यदि हकीकत जानना है तो शमशान घाट जाकर देखें कि कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। उन्होंने लिखा कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। चारों तरफ चीख और पुकार मची हुई है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। नरसिंहपुर जिले के हालात भयावह होते जा रहे हैं और प्रशासन मौत के आंकड़ों को झूठला रहा है। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव आखिर क्या कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन तो दिल्ली को कम क्यों। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा और दिल्ली को मांग से कम ऑक्सीजन का आवंटन क्यों किया गया। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र से यह सवाल किया है। बेंच ने सरकार से कहा कि या तो आप इसके लिए उचित और तार्किक कारण बताएं या हालात को देखते हुए ऑक्सीजन आवंटन के अपने आदेश को संशोधित करें। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि वह बेंच को इसका तार्किक जवाब देंगे। मेहता ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से अधिक ऑक्सीजन देने के लिए उचित व तार्किक कारण बताएगी। मेहता ने बेंच को बताया कि ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें मांग से कम ऑक्सीजन आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने तर्कसंगत निर्णय किया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कई राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की मांग और उन्हें किए गए आवंटन की एक सूची पेश की है। मेहरा ने आरोप लगाया कि सिर्फ दिल्ली को मांग के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बेंच को बताया कि कई राज्यों को केंद्र सरकार मांग से ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी और बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र से मांगी थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली को सिर्फ 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा आवंटित किया। मेहरा ने बेंच को बताया कि दिल्ली को जितना आवंटन किया गया है उसकी भी पूरी सप्लाई नहीं की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा एक ही देश में वैक्सीन की अलग अलग रेट क्यों, नोटिस जारी।
जी हां दोस्तों, देश भर में 1 मई को देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और अन्य को नोटिस जारी करके पूछा है कि पूरे देश में एक ही कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों तय किए गए हैं। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने यह नोटिस वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। मामले में अदालत 22 मई को अगली सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभय भंडारी ने कहा कि देश में एक ही वैक्सीन की 3 दरें तय की गई हैं। केंद्र सरकार को यह कोविशील्ड और कोवैक्सीन 150 रुपए में मिलेगी, वहीं क्रमशः यही वैक्सीन राज्य सरकार को 400 और 600 रुपए में उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल को इसके लिए 600 और 1200 रुपए प्रति डोज चुकाने होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार और निजी कंपनियां संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में वैक्सीनेशन को लेकर 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम केयर्स फंड में भी करीब 900 से 1,000 करोड़ रुपए का फंड होने का अनुमान है। ऐसे में केंद्र सरकार को पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। वैक्सीन की रेट को लेकर विवाद। उल्लेखनीय है कि वैक्सीन की दरों को लेकर पहले ही देश भर में हल्ला मचा हुआ है। कई राज्य पहले भी वैक्सीन की दरों में भारी अंतर को लेकर आपत्तियां उठा चुके हैं। वहीं इस मसले पर सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ी हुई है। लोगों का तर्क है कि एक ही चीज की अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। राजस्थान समेत कई राज्य फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कोरोना से पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 577 टीचर्स की गई जान, शिक्षक संघ का दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज चल रहा है। कोरोना काल में हुए इस चुनाव के दौरान अब तक 577 बेसिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह दावा राज्य शिक्षक संगठन ने किया है। इससे पहले एक अखबार ने पंचायत चुनाव के दौरान 135 पोलिंग अफसरों की मौत की खबर छापी थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। राज्य शिक्षक संगठन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उन 577 शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है जिनकी मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद हुई है। लिस्ट सौंपने के बाद राज्य शिक्षक संगठन ने 2 मई को होने वाली मतगणना को टालने की मांग की है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से मतगणना को टालने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव के नाम पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 71 जिलों में 577 बेसिक शिक्षकों को संक्रमित कर दिया। हम उनका नाम चुनाव आयोग को सौंप रहे हैं। इससे पहले सरकार की ओर से सभी डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी को एक सर्कुलर भेजा गया था। यूपी सरकार की ओर से भेजे गए इस सर्कुलर में स्पेशल वर्क ऑफिसर एसके सिंह ने सभी डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी से अपने जिले में कोरोना के कारण शिक्षकों की मौत के दावे की पड़ताल करने को कहा था। इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर शासन ने तलब की है। आज तक से बात करते हुए शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि कई जिलों से अभी टीचरों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आनी बाकी है। लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कहीं उनके परिजन भी संक्रमित ना हो जाएं। अभी हालात बहुत गंभीर है। हमने 12 अप्रैल को ही चुनाव टालने के लिए कहा था, लेकिन हमारी अपील को नजरअंदाज किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही का जिक्र करते हुए दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अगर मतगणना को टाला नहीं जाता है तो हम इसका बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। चुनाव ड्यूटी के कारण लाखों लोगों को कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग गंभीर नहीं है। अगर आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट को बताया मूक दर्शक। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोलते हुए उस पर अब तक मूकदर्शन बने रहने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल रही है। शिवसेना ने कहा कि देश में स्वास्थ्य का ढांचा ध्वस्त हो चुका है और देश में मेडिकल ऑक्सीजन, बेड और वैक्सीन की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। बीजेपी पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। आखिर इसके लिए बीजेपी के नेता किससे इस्तीफा मांगेंगे? सामना में शिवसेना ने लिखा, महाराष्ट्र के कोविड अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं पर बीजेपी की ओर से राज्य सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब पूरे देश में अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक की कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सामना के जरिए शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बंगाल चुनाव और उत्तराखंड में कुंभ के आयोजन को लेकर भी चुप्पी साधे रखी थी। शिवसेना ने लिखा, देश इस गहरे संकट से जूझ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब तक चुप्पी साधे बैठा था। पश्चिम बंगाल में सत्ता का संघर्ष, हरिद्वार में कुंभ और सुप्रीम कोर्ट के मूकदर्शक बनकर बैठने की वजह से कोरोना संकट बढ़ा है। इसके साथ ही शिवसेना ने बंगाल में रैलियों को संबोधित करने के दौरान मास्क न पहनने पर गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि बंगाल में रैलियों और कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के नजर आए थे। शिवसेना ने कहा कि एक तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस, चुनाव आयोग और अदालतें मूक दर्शक बनकर बैठी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना संकट अपनों के निशाने पर ही योगी सरकार, बीजेपी के एमपी, एमएलए और मंत्री उठा रहे सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सूबे की बिगड़ी स्थिति के लिए विपक्षी दल योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी नेताओं ने सूबे में कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई टीम 11 पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ योगी सरकार अपनों के भी निशाने पर आ गई है। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी में अभी तक 3 बीजेपी विधायकों की जान जा चुकी है। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर से लेकर मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और आई से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश भराला ने चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने तो लखनऊ के हालात को लेकर बाकायदा चिट्ठी लिखकर अधिकारियों की लापरवाही को उजागर किया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लखनऊ में चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं की हालत काफी चिंताजनक है। ब्रजेश पाठक ने समस्याएं गिनाते हुए पत्र में लिखा था कि लखनऊ के अस्पतालों में बेड नहीं है, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल रही है और न ही मरीज को इलाज मिल पा रहा है। उन्होंने लखनऊ में कोविड बेड बढ़ाने, पर्याप्त जाँच किट और प्राइवेट लैब में कोविड जाँच शुरू कराने की भी बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीकाकरण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कहा 32,000 करोड़ का घोटाला। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हो गई है। इस याचिका में कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए गए हैं। ये याचिका वकील दीपक आनंद मसीह ने दाखिल की है। उन्होंने टीकाकरण अभियान में 32 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा किया है। टीकाकरण अभियान पर सवाल उठाए याचिकाकर्ता दीपक आनंद मसीह ने याचिका में कहा है कि पश्चिमी देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई, लेकिन उनकी लागत और कीमत 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे देश में ये 600 रुपए तक आम जन तक पहुंच रही है। अब जबकि 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को टीका लगाना है तो कीमत भी बढ़ा दी गई है। एक अनुमान के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को टीके की 2 खुराक लगनी है। ऐसे में टीकाकरण अभियान में टीके की कीमत का गणित 32,000 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि करता है। चुनाव की वजह से बैठकें नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने नेशनल साइंटिफिक टास्क फोर्स तो बना दी, लेकिन फरवरी मार्च में उसकी एक भी बैठक नहीं हुई क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। याचिका में कहा गया है कि देश में पिछले साल अक्टूबर में ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक वो क्यों नहीं हुआ। दायर याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पूरे देश में लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को है। लॉकडाउन करके भी देख लिया। लॉकडाउन में सटीक नीतियां बनाने और उन नीतियों पर ठोस अमल की जरूरत थी, लेकिन समय गुजर गया पर कारगर कुछ भी नहीं हुआ। याचिका में कहा गया है कि समस्या संसाधनों से ज्यादा सरकारी नीतियों की रही है और उन पर अमल न कर पाने की है। उन्होंने मांग की कि कोर्ट सरकार को फौरन सही नीतियां बनाकर उन पर युद्ध स्तर पर अमल करने का आदेश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर उठाया कोरोना वैक्सीन का मुद्दा, बोले भारत को जरूर मिलनी चाहिए फ्री में वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। 1 मई से कोरोना का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर फ्री में वैक्सीनेशन देने की बात की है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत को फ्री कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने एडजेक्टिव और एडवर्ब का उदाहरण देते हुए कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात की है और कहा है कि उम्मीद करता हूं कि इस बार वो समझ जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, भारत को कोविड वैक्सीन जरूर दी जानी चाहिए, सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन का डोज मिलना चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना टीका विकसित करने के लिए वैक्सीन कंपनियों को लोगों का पैसा दिया गया था। राहुल ने कहा कि अब भारत सरकार इन्हीं लोगों को टीके के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर कर रही है। राहुल के इस आरोप पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया था। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि इनकी परेशानी ये है कि इनको कहीं से कट नहीं मिल पा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देशी कंपनी बढ़ेगी तो विदेशी कंपनी की दलाली कैसे खाएंगे। वहीं राहुल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि फेल सिस्टम ने मोदी मित्रों के लिए जनता को फेल कर दिया है। लॉकडाउन में सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर सवाल राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य को जरूरी सेवाओं के दायरे में लाने को लेकर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया,
सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं, दूरदृष्टि वाली केंद्र सरकार आवश्यक। इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण कार्य और राजपथ का फिर से निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली 19 अप्रैल को CPWD के अनुरोध के बाद प्रोजेक्ट में लगे वाहनों के आने जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बहाने किसानों से गेहूं खरीद बंद, झूठे आंकड़े पेश कर रही बीजेपी सरकार। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के कोरोना संकट के चलते हाथ पांव फूल गए हैं। मुख्यमंत्री जी किंकृत विमुड़ हो गए हैं और सरकार अनिर्णय तथा जड़ता की शिकार हो चली है। प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है तो राज्य का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान भी सरकारी उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में किसान का गहरा नाता है। भाजपा अपनी गलत नीतियों के चलते प्रदेश को बर्बादी, बेदहाली में ढकेल देने पर तुली है। जो सरकार अपने दोस्त दूसरों पर मरकर केवल सत्ता भोग में ही लिप्त हैं, उसके जाने से ही जनता को अपनी तकलीफों से मुक्ति मिल सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि कोरोना संकट के बहाने भाजपा सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद बंद कर दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।